हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ज़रूरत। शर्मा विलास से ऐसा में आ रही हंसी ठिठोली की आवाज से पूरा मोहल्ला जान गया था कि परिवार में फिर महफिलों का दौर चल पड़ा है। बच्चों का तेज म्यूजिक बजाकर डांस करना, बड़ों का हा हा ही करते हुए कभी लॉन में, कभी टेरेस पर, कभी बैठक में जोर जोर से गप्पे लड़ाना, समय बेसमय चाय का दौर चलना, ताश की बाजी सजना, नौकरों का भाग भाग कर काम करना। पिछले 2 दिनों से वहां यही सीन चल रहा था। ऐसा दृश्य हर साल गर्मियों की छुट्टी में उत्पन्न हो जाता था, जब इस कोठी की दोनों बेटियां अपने अपने बाल बच्चों संग छुट्टियां बिताने मायके आती थी। तब इस कोठी की रौनक देखने लायक होती थी। मगर इस बार ये रौनक, ये उत्साह कुछ ज्यादा ही उफान पर था। और हो भी क्यों ना, कारण भी तो बड़ा था। शर्मा विला की नींव स्वर्गीय गगन शर्मा ने रखी थी, जो दिल्ली शहर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे। उन्हें और उनकी पत्नी को गुजरे कई साल हो गए। उनके तीनों बेटे राकेश जी, राजेंद्र जी और नरेंद्र जी एवं 2 बेटियां लता और आशा के बचपन, जवानी, शादी ब्याह, बहू दामादों, नाती पोतों के आगमन का साक्षी बन चुका था यह शर्मा विला। आज उसी के आंगन में मझले बेटे राजेंद्र की बड़ी संतान और नई पीढ़ी की 23 वर्षीय नैना की शादी के चर्चे चल रहे थे। शर्मा परिवार की नई पीढ़ी में नैना सहित कुल 9 किशोरवय बच्चे थे। सभी का आपस में बहुत प्रेम था। जब भी मिलते खूब धमा चौकड़ी मचाते। उन सभी को सम्मिलित रूप से शर्मा गैंग के नाम से संबोधित किया जाता था। यह गैंग थोड़ी और बड़ी होती अगर बड़े भाई राकेश जी की पत्नी दूधमुही बच्ची की एक कार दुर्घटना में असमय मृत्यु न हुई होती। कार वे ही चला रहे थे, किंतु ईश्वर ने उन पर थोड़ी दया दिखाई। चोटें बहुत गंभीर थी, मगर प्राण बच गए थे। वे स्वयं को इस दुर्घटना का दोषी मानकर ग्लानि के ऐसे भंवर में उलझे कि सालों बाद भी नहीं उबरे थे। इस घटना के बाद उन्होंने स्वयं को बस अनवरत श्रम की भट्टी में झोंक दिया था। उनकी निरंतर मेहनत का ही परिणाम था कि पिता का बिजनेस दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। राकेश जी ऐसे हंसी ठिठोली गप्पों की महफिलों का कभी हिस्सा न बनते। काम से घर लौटकर सबका संक्षिप्त हालचाल पूछते और चुपचाप खाना खाकर सीधे अपने कमरे में चले जाते। वहां भी देर रात तक व्यापार के अकाउंट्स ही निपटाते रहते। परिवार में उनका एक कड़क अनुशासित पिता के समान दबदबा था। और हो भी क्यों ना, छोटे भाई बहनों की शादियां, रोजगार आदि सभी जिम्मेदारियां उन्होंने ही उठाई थी। भाई बहन उन्हें बड़े भाई साहब और बच्चे बड़े पापा कहकर संबोधित करते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके घर में आते ही सभी शालीनता की मूर्ति बनकर बैठ गए। उन्होंने सबके हालचाल पूछे, खाना खाया और अपने कमरे की तरफ रुख कर लिया। उनके जाते ही सभी मिल बैठकर 4 दिन बाद होने वाली रोके रस्म की प्लानिंग करने लगे। शर्मा गैंग डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह डेस्टिनेशन रोके की जिद पर अड़ा था। लता की बेटी शिखा बोली, सुनिए सुनिए, शर्मा गैंग पूरी प्लानिंग कर चुका है। रस्म मसूरी के एक रिजॉर्ट में होगी। लड़के वाले भी वहीं आ जाएंगे। सभी वहां 2 दिन रुकेंगे। खूब नाच गाना, धमाल मस्ती होगी। इस तरह से हमें अपने जीजा जी और जीजा जी को जिज्जी के साथ वक्त बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। कहते हुए उसने नैना की तरफ आंख मारी तो वह थोड़ी लजा गई। नहीं नहीं, ऐसा अच्छा लगता है क्या? रोके की रस्म तो घर पर ही होनी चाहिए, आशा बोली। बस बस मौसी, आप हमारी प्लानिंग की यूं बखिया मत उधेड़ो। इस बार हम बच्चों की चलेगी, आप बड़ों की नहीं। पिछले 2 सालों से आप लोग हमें गर्मियों में घुमाने के नाम पर तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं और हम कुछ नहीं बोले। लेकिन इस बार नहीं, हमारी नैना दी का रोका हमारे हिसाब से ही होगा। शिखा की बात को सभी बच्चों ने जोरदार तरीके से सपोर्ट किया। अरे अरे रुको जरा, प्रोग्राम अकेले हमारा थोड़े ही है। लड़के वालों की भी तो सहमति चाहिए, उनसे भी तो बात करनी पड़ेगी। नैना के चाचू नरेंद्र जी ने अपना पक्ष रखा। आपको वो सब सोचने की जरूरत नहीं मामू, हमने जीजा जी से बात कर ली है। वे भी हमारे इस आइडिया से खुश हैं। और हाँ, हम रिजॉर्ट मैनेजर और इवेंट प्लानर से भी बात कर चुके हैं। सब कुछ फाइनल है। आपको तो बस किराए और कैश का इंतजाम करना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। शिखा पूरे शर्मा गैंग की तरफ से हाथ नचाते हुए बोली। सब बड़े सिर पकड़कर बैठ गए। बाप रे, आजकल के बच्चे रॉकेट से भी तेज हैं। आसम मौसी के कमेंट पर शिखा तपाक से बोली, सही पकड़े हैं। तब तो सब हंसने लगे। ठीक है ठीक है,
हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक बार जरा अपने बड़े पापा से भी पूछ कर देख लो। कन्वेंस मैं संभाल लूंगा, मगर कैश तो वहीं से निकालना है। नैना के पिता राजेंद्र बोले। उनका नाम आते ही सबको जैसे सांप सूंघ गया। बड़े पापा क्यों मना करने लगे? मुझे पूरा यकीन है उन्हें इसमें कोई आपत्ति न होगी। नैना का स्वर आश्वस्त था। हाँ हाँ दीदी, उन्हें भला क्या आपत्ति होने लगी? अगर उनकी लाडली भतीजी की बात हो तो सारी आपत्तियां विपत्तियां हवा हो जाती हैं। ये सब तो हम बाकी बच्चे कुचे प्राणियों के समय निकल निकल के आती हैं। नैना के चचेरे भाई राहुल की बात पर जब पूरे शर्मा गैंग ने हाँ में हाँ मिलाई तो नैना चिढ़कर मुंह फुलाकर बैठ गई। बात गलत भी नहीं थी। बड़े पापा का नैना से कुछ विशेष लगाव था, जो मौके बेमौके जाहिर हो ही जाता था। बाकी बच्चों के साथ सख्त कायदे कानून से पेश आने वाले बड़े पापा नैना की बात आते ही मोम की तरह पिघल जाते। इसका एक सबूत तो तब देखने को मिला था जब नैना का आईटीआई में सिलेक्शन हुआ था। पूरा परिवार चाहता था कि नैना दिल्ली आईआईटी में ही पढ़ाई करे। इस तरह वह घर में रहकर इंजीनियरिंग कर लेगी, मगर उसने मुंबई आईआईटी जाने की जिद पकड़ी थी। ऐसे में उसने अपने मन की बात बड़े पापा को बताई तो वे सबको अपना फरमान सुनाते हुए बोले, घर में यह सब से समझदार बच्ची है। अगर इसने आईआईटी मुंबई जाने का फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, इसे जाने दो। यह सुनकर सब हैरान रह गए। बाकी बच्चे तो नैना के मुकाबले नासमझ ठहराए जाने पर ईर्ष्या से जल उठे। बड़े पापा के सपोर्ट से नैना आईआईटी मुंबई से पास आउट होकर निकली और दिल्ली की एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया। दूसरी बार उनका लगाव तब देखने को मिला जब नैना ने अपने विभागीय सहकर्मी नकुल से प्रेम विवाह करने की ठानी। एक बार फिर पूरा परिवार उसके विरुद्ध हो गया, मगर बड़े पापा ने नकुल की छानबीन कराई, उसके परिवार से जाकर मिले, अकेले ही रिश्ता पक्का कर आए। घर आकर इतना भर कहा, जिसमें बेटियों की खुशी हो वही करना चाहिए। एक बार फिर उनकी बात सबको स्वीकारनी पड़ी। इन्हीं पूर्वी अनुभव ने नैना को आश्वस्त कर दिया था कि बड़े पापा यह आग्रह भी मान लेंगे, मगर वह स्वयं अपने रोके की योजना कैसे बताती। सो यह जिम्मेदारी लता बुआ के कंधों पर डाली गई। उन्होंने बड़े भाई साहब से बात की और वे वाकई बिना किसी किंतु परंतु के तैयार हो गए। साथ ही यह भी कह डाला, ध्यान रहे इंतजाम में कोई कमी ना रह जाए, जो भी खर्चा होगा उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। लता ने सबको यह खुशखबरी सुनाई तो उनके चेहरे खिल उठे। बस एक ही बात है जो खटक रही है, लता जी बोली तो सबके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लग गया। बड़े भाई साहब हमारे साथ मसूरी नहीं आ पाएंगे, कह रहे थे बिजनेस में कुछ जरूरी डीलिंग चल रही है तो किसी को तो देखनी पड़ेगी। तुम लोग जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। ओहो, भाई साहब भी ना हमेशा ही ऐसा करते हैं। मुझे तो याद ही नहीं कभी वे हमारे साथ कहीं बाहर गए हों। नरेंद्र जी के स्वर में नाराजगी फूट गई थी। वो भी क्या करे, सारा व्यापार वही तो संभालते हैं, कितना काम रहते हैं उन्हें। आशा की बात दोनों भाइयों को तंज की तरह चुभ गई। बात भी सही थी। सारा बोझ बड़े भाई साहब के कंधों पर डालकर सभी अपने संपन्न जीवन का आनंद उठा रहे थे। दोनों भाई सहयोग करते थे, मगर किसी सहायक से ज्यादा नहीं। अपनी पत्नी और बच्चों को खोने के बाद बड़े भाई साहब काम में डूब गए और दोनों भाइयों ने बजाय उन्हें उबारने के अपने अपने कंधे के बोझ भी उनके ऊपर डाल दिए और खुद जिम्मेदारियों से मुक्त होते चले गए। हमेशा की बात अलग थी, पर यह नैना के रोके की बात है। अगर नैना की जगह उनकी अपनी बेटी होती तो कहते कहते नैना की मां रुक गई। अरे भाभी दुखी ना हो, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। भाई साहब वैसे भी कहीं आते जाते नहीं हैं, इसलिए उनसे कुछ कहना सुनना बेकार ही है। सालों से ऐसा ही चल रहा है और आगे से भी ऐसा ही चलेगा। तुम उनके बारे में सोचकर जी छोटा मत करो। अब तो रोके की तैयारियों के बारे में सोचो। सिर्फ 4 दिन बचे हैं। राजेंद्र जी के समझाने पर बड़े साहेब भाई साहब के न चलने की बात को हमेशा की तरह सबने स्वीकार कर लिया। दिन तेजी से गुजरने लगे। सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे थे, नैना भी। लेकिन इस बात से वह अंदर ही अंदर दुखी थी कि उसके रोके पर बड़े पापा साथ नहीं होंगे। आज रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी तो बचपन से लेकर अब तक की वे समस्त मधुर स्मृतियां उसकी नजरों के आगे तैरने लगी, जो बड़े पापा से जुड़ी थी। माँ कहती थी उस एक्सीडेंट के बाद वे पहली बार तब मुस्कुराए थे जब तुझे गोद में लिया था। तू जन्मी तो कहने लगे चलो कम से कम मेरी खोई हुई बिटिया तो वापस आ गई। उसका नैना नाम भी बड़े पापा का ही दिया हुआ था, जो उनकी अपनी बेटी का था। नैना को याद आ रहा था कैसे बड़े पापा घर के सभी सदस्यों की जरूरतों को, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। अपने लिए तो शायद ही कभी कुछ चाहा या मांगा हो।
मेरे लिए तो वे मेरे पापा से भी बढ़कर हैं। वे सच में मेरे बड़े पापा हैं और वही मेरे जीवन के इतने बड़े पड़ाव पर मेरे साथ नहीं खड़े होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें होना ही होगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ नैना उठी और बड़े पापा के कमरे में चली गई। वे खिड़की पर खड़े आकाश को निहार रहे थे। एक अजीब सी तन्हाई और उदासी उनके चेहरे पर फैली थी। नैना को आता देख वे थोड़े संयत होते हुए, आओ बेटी। बड़े पापा, कल मेरे जीवन का इतना महत्वपूर्ण दिन है और आप ही वजह से यह दिन आया है, पर आप ही वहां नहीं होंगे मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं वहां रहूं या ना रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। वैसे भी मैं नहीं होता तो क्या बाकी सभी तो होंगे ही तुम्हारे साथ। बाकी सब भले ही हों, मगर आप तो नहीं होंगे ना। और इस बात से मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। नैना आंखों में अनुग्रह लिए उदास स्वर में बोली। यह सुनकर बड़े पापा की आंखें भर आई, स्वर रुध गया। वह मुश्किल संभर कर बोले, सुन बेटी, दिल छोटा मत कर, तू खुशी खुशी जा। अगर जरूरी काम ना होता तो मैं भी आ जाता। खैर, मेरा होना तेरे लिए जरूरी है। मैं तो यही सुनकर ही गदगद हो गया हूँ। बाकी किसी ने तो मुझसे एक बार भी साथ चलने के लिए नहीं कहा। साथ चलने को तो मैं भी नहीं कह रही हूँ बड़े पापा। नैना का स्वर गंभीर था। तो फिर? राकेश जी को नम्रता की बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं जानती हूँ बड़े पापा, अगर मैं कहूंगी भी तो आप साथ नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको साथ चलने को कहने नहीं आई। मैं तो ये कहने आई हूँ कि आपके बगैर यह रोका नहीं होगा। उस समय, उस मुहूर्त पर आप जहां होंगे मेरा रोका वहीं होगा। आप घर पर होंगे तो घर में, ऑफिस में होंगे तो ऑफिस में, कार में, शोरूम पर, आप जहां होंगे बस हमें 5 मिनट दे देना, हम वहीं रोका कर लेंगे। पागल हो गई है क्या? ये सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। नकुल के घर वाले क्या सोचेंगे? वो कुछ भी सोचे, मुझे परवाह नहीं। मेरे लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट है और इस बार मैं आपको यूं बच के नहीं जाने दूंगी। यह सब सुन राकेश जी पत्थर से जम गए। उन्हें यूं चुप खड़ा देख नैना जाने लगी। चलिए, ये खुशखबरी मैं बाकी सभी को दे आऊं कि रोका मसूरी में नहीं बल्कि यहीं होगा, बड़े पापा के साथ। नैना को जाता देख राकेश जी पीछे से बोले, रुक, सुन तो, मैं चलूंगा तेरे साथ। क्या कहा? फिर से कहिए, मैंने ठीक से सुना नहीं। नैना ने ना सुनने की एक्टिंग की। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ कहने की, मैं साथ चलूंगा। और आपके सो कॉल जरूरी काम, उनका क्या होगा? कोई जरूरी काम नहीं है परिवार के आगे। मेरे कभी कोई जरूरी काम नहीं रहे, तो फिर ये न जाने का ड्रामा क्यों कर रहे थे? नैना झूठा गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, इसलिए कि कोई तो मुझे भी पूछे, मेरे साथ जिद करे, मेरी मान मनुहार करे। मैं इतने सालों से तुम सभी का दुख दर्द बिना कहे समझता आया हूँ, बिन मांगे सब देता आया हूँ। क्यों? क्योंकि यह परिवार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस परिवार के बिना मेरा वजूद अधूरा है। मगर क्या मैं भी इस परिवार के लिए कुछ मायने रखता हूँ? क्या मेरी उपस्थिति भी इस परिवार के लिए जरूरी है? मैंने जब भी तुम लोगों के साथ कहीं जाने को मना किया तो बस यह जानने के लिए कि मेरे होने या ना होने से तुम लोगों को कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं। पर हर बार मेरे साथ बस निराशा ही हाथ लगी। बड़े पापा की बातें सुनकर नैना स्तब्ध रह गई। ये क्या कह रहे हैं बड़े पापा? आप हम सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं। नहीं, सभी के लिए नहीं, वरना जब भी मैंने किसी फैमिली आउटिंग या फंक्शन पर आने से असमर्थता जताई तो क्या किसी ने मुझे साथ चलने के लिए मनाया? किसी ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे? नैना, मैं भले ही बूढ़ा होता जा रहा हूँ, पर मेरे अंदर अभी भी एक बच्चा छिपा है जो तुम सबकी आंखों में अपने लिए प्यार और अहमियत देखना चाहता है, जो चाहता है कि कोई उसके कामों को, उसके योगदान को सराहे, उसकी कमी को महसूस करे, उसे यकीन दिलाए कि वह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मगर अफसोस, इस घर में सबने मुझे हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लिया है। मैं धीरे धीरे दूर होता गया और सबने मुझे सहजता से दूर होने दिया। किसी ने मुझे खींचकर अपनी चौकड़ी में शामिल नहीं किया। और अगर आज तुम भी मुझे मनाने नहीं आती तो मैं पूरी तरह से टूट जाता। मन की पीड़ा कहते कहते बड़े पापा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, जो न जाने कितने बरस का जमा गुबार पिघलाकर बाहर ला रही थी। उनकी पीड़ा से वाकिफ हो नैना की भी आंखें और दिल दोनों भर आए। सच ही तो कह रहे थे बड़े पापा। आज तक पूरे परिवार ने उन्हें पिता समान होने का तमगा पहनाकर एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह ही तो बनाकर रखा है, जो उनके बदले मर खपकर उनके लिए धन और सुविधाएं जुटा रहा है। उनकी भावनाओं को कब किसी ने सुनने समझने का प्रयास किया?
पर अब ऐसा नहीं होगा। वह सबसे इस बारे में बात करेंगी। भारी हुए माहौल को हल्का करने के लिए नैना आंखें पोंछकर उनकी अलमारी खोलते हुए बोली, चलिए इमोशनल बातें बहुत हुई, अब आपकी ड्रेस देखते हैं कि कल क्या पहन सकते हैं। आपने तो कोई नई ड्रेस बनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं बनवाई? जरूर बनवाई है। यह देख, बड़े पापा ने एक बेहद सुंदर एम्ब्रॉयडरी वाला सिल्क कुर्ता पजामा अलमारी से निकालकर दिखाते हुए कहा। उसे देख नैना की आंखें खुली रह गई। ओहो, तो आप सारी तैयारियां किए बैठे थे? हाँ, क्योंकि मेरे दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि कोई और मुझे मनाए या ना मनाए, मगर तू मुझे जरूर मनाकर संग ले जाएगी। तू मेरी प्यारी बिटिया जो है। यह सुनकर नैना अपने बड़े पापा से किसी छोटे बच्चे की तरह लिपट गई। वह मन ही मन ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रही थी कि अच्छा हुआ जो उसे सही समय पर सद्बुद्धि आ गई और वह उन्हें मनाने चली आई, वरना आज वे कितने बुरी तरह टूट कर बिखर जाते और किसी को कानो कान खबर भी ना होती। खिड़की से कमरे में आ रही चांदनी गवाही थी कि आज नैना की एक पहल से बड़े पापा के दिल में पैठ किया अंधकार सदा के लिए दूर हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।